नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। फाइनली मतलब आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर आया है कि अंग्रेजों को आंखों में आंखें डालकर उनको उस तरह जवाब देता है अपने परफॉर्मेंस से। और हमने उसे जब कैप्टन बनाया था तो हमें लगा था कि एक यार डाउट तो था मन में कि यार सुमन गिल जिस तरह बड़े लो लो से हैं, बहुत सॉफ्ट से हैं, क्या वो इंडियन टीम की जो लेगेसी है उसको बढ़ा पाएंगे। और इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैं एक क्रिकेट फैन हूँ, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम टेस्ट नहीं खेलेंगे। पहले तो उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ली, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने T20 के बाद टेस्ट से पहले रोहित ने रिटायरमेंट ली और सडनली विराट कोहली का जो रिटायरमेंट था, इट वाज अ सरप्राइजिंग फैक्ट एंड नोबडी थॉट दैट विराट कोहली इज गोइंग टू रिटायर, बट उन्होंने किया। अब उसके बाद एक हंट चालू हुई कि कौन करेगा, बट बीसीसीआई हैज गॉट अ बेटर आइडिया ऑफ इट। सबने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने हमें ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट जिताया था जब रोहित शर्मा नहीं थे, एंड ही हैज ट्रूप को बहुत अच्छा से उन्होंने हैंडल किया था। लेकिन जब रोहित शर्मा आए, उन्होंने किया कप्तानी, लेकिन हम हार गए टेस्ट। तो बीसीसीआई के दिमाग में ये था क्योंकि बुमराह तो हमेशा से खेलने वाले हैं नहीं, हो सकता है उनको रेस्ट लेना, तो फिर कौन ऐसा प्लेयर हो जो कि ऑल थ्री फॉर्मेट में खेलता हो। दैट्स वेयर सुमन गिल हैज कम इनटू सिनेरियो। सुमन गिल को कप्तानी तो दी, तो पूरे इंडिया में कहा कि नहीं, देयर इज अनदर ऑप्शन, ऋषभ पंत को खिला लो, हार्दिक पांड्या को ले लो। तो लेकिन हर आदमी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, बट शुभमन गिल was persistent and he became a captain. He took the entire lot of young people, जिसमें ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया, शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया, और ये भरोसा दिलाया गया उसको कि गौतम गंभीर एंड यू आर गोइंग टू बी फॉर लॉन्गर पीरियड। उन्हें पूरा चार्ज मिला। और सबसे अच्छी बात क्या है, गौतम गंभीर शायद चाहते भी यही थे कि उन्हें ये मिले ताकि वो फिर से ग्रूम कर सके, बिकॉज ये 2 साल का साइकिल है। इस बार हमने WTC का फाइनल नहीं खेला, शायद पहली बार है, और अब गौतम गंभीर को पूरा फुल वो जो चाहे वो कर सकते हैं इस यंग ब्रांच के साथ। कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं होगी। गौतम गंभीर कुछ भी लोग कहें, लेकिन गौतम गंभीर एक ऐसे प्लेयर थे जो हमेशा देश के लिए खेलते थे। तो बहरहाल जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है शुभमन गिल। तो फर्स्ट टेस्ट जब हम खेल रहे थे, तो फर्स्ट टेस्ट में 4 दिन तो हम अपने हिसाब से खेले, हम फाइट किए, हमने अच्छे रन्स बनाए। उसके बाद हम सिर्फ एक सेशन में हारे और वहीं से मैच चेंज हो गया। बहुत लोगों ने कहा कि भैया ये टीम नहीं चलने में, बुमराह के होते हुए भी हम मैच नहीं जीत पाए, तो फिर कुछ और नहीं कर सकते थे। बट मैंने पहले भी कहा था कि जो मैच हम हारे हैं, इट्स जस्ट नॉट बिकॉज कि हम बुरे खेले हैं, इट्स जस्ट बिकॉज दैट वी ड्रॉप्ड आवर चांसेस। वो जो कैचेस हमने छोड़े थे अच्छे प्लेयर्स के, जिसकी वजह से हम हारे, और जिन प्लेयर्स के हमने कैचेस छोड़े उन्होंने उस मैच में इंपैक्ट डाला, और जिसके वजह से हम, हो सकता था कि वो जल्दी आउट हो जाते और हमारे पास काफी लीड होती। उसके बाद फिर हमारे पास कैसे भी बॉलर हो, यदि रन का पहाड़ आपके ऊपर है तो आप कर सकते हैं। तो छोड़िए, बहरहाल हम जो बात करने वाले, हम अपने कैप्टन के बारे में बात करने वाले। कैप्टन ने फर्स्ट टेस्ट में भी सेंचुरी मारी, इस टेस्ट में भी फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स में, एक में डबल सेंचुरी मारी, दूसरे में सेंचुरी मारी। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो ये भूख होती है ना, ये मैंने पहले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, उसमें रनों की भूख होती है, कभी भी वो इंटरेस्ट लूज नहीं करते, और दैट्स वेयर दी शुभमन गिल कम्स इनटू पेडिग्री। वो जो पेडिग्री है ना, वो सचिन की लेगेसी के बाद विराट कोहली, विराट कोहली के बाद सुमन गिल हैज रियली वर्क लाइक अ वंडर्स। पहले इनिंग्स में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स 269 387 बॉल्स में, और सेकेंड इनिंग्स में 161। आप समझ सकते हैं कि 430 रन एक टेस्ट के अंदर बनाना अपने में एक लाजवाब बात है, बड़ी लाजवाब बात है। ये जो रन सुमन गिल ने बनाए, ये रन हिस्ट्री में ये दूसरी सबसे हाईएस्ट स्कोर है। सबसे पहले तो ग्रैम गूच ने बनाए थे 333, सेकेंड इनिंग्स में 123। उसके बाद
थर्ड में टेलर, मार्क टेलर, उसके बाद संगकारा और तीसरा ब्रायन लारा। सो अपने शुभमन गिल हो गए हिस्ट्री में सेकंड। लोग कहते हैं कि भैया पिच सपाट थी, बट पिच सपाट थी तो बाकी प्लेयर्स का क्या? समझ सकते हैं कि आपके 6 प्लेयर्स 0 पे आउट होते हैं। यदि शुभमन गिल इस पिच पे डबल सेंचुरी और सेंचुरी मारते हैं और उस पिच के ऊपर 6 इंग्लैंड के बैट्समैन 0 डक, बतख आप समझे, बतख पे आउट होते हैं, तो अब ये कह सकते हैं कि कैसे फिर भी उन्होंने 470 रन बनाए, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं बनाए, बट अब वो कहते हैं सपाट पिच। यार सपाट पिच के बाद भी आपको रन बनाने हैं, और दैट्स वेयर शुभमन गिल का जो पेशेंस था, शुभमन गिल के जो शॉट सिलेक्शन से, आई थिंक ही हैज ग्रोन अप दी लैंक यार। मतलब अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जब सबने कहा था कि जब इनको कैप्टन बना रहे हैं, तो कैप्टन बनाने के वक्त सबने उनके स्टैट्स निकाल के देख लिए। बोलते हैं कि भैया सेना देशों में इनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ, इट वाज अ विनिंग कॉज, बट उसके बाद उनके परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आई जिसकी वजह से लोगों को डाउटफुल था। बट फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में इन्होंने वो डाउट भी क्लियर कर दिया कि आई एम हेयर टू परफॉर्म। एक कैप्टन जब परफॉर्म करता है ना, तो ही कैन वर्क लाइक ए लीडर। वो डिक्टेट कर सकता है टाइम, उसकी बातें लोग सुन सकते हैं। यदि मैं एज अ लीडर, इफ आई कांट परफॉर्म, आई कैन नॉट पुश पीपल टू परफॉर्म। और इस बार इस सेकंड टेस्ट में तो भैया सबसे बड़ा डाउट था लोगों के पास कि भैया बुमराह नहीं है तो हमारे 20 विकेट लेगा कौन। दैट्स वेयर इन्होंने इस तरह रन बनाए कि भैया तुम जो भी बनाओ, 430 रन तो मैं अकेला बना गया। दैट्स वेयर शुभमन गिल हैज टू सल्यूट यार, क्या खेले हो यार, क्या। नेक्स्ट प्लेयर, अब हम दूसरी प्लेयर की बात कर लें। नेक्स्ट प्लेयर वुड बी माय ऋषभ पंत। जब ऊपर के विकेट आउट हो गए तो ऋषभ पंत वाज देयर, उसके साथ जो पार्टनरशिप हुई, पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत स्लो स्लो चल रहा था, क्योंकि करुण नायर आउट हो गए, उसके बाद केएल राहुल आउट हो गए, यशस्वी आउट हो गए, लेकिन हमको तो टारगेट बनाना था, हमको इतना रन बना के और इतने समय देने थे ताकि हम उनको पुश कर सके विन के, और वो लड़ने के लिए जाएंगे इंग्लैंड को। जहां तक हम सभी समझते हैं जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं, वो जाएंगे। उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो तोड़ फोड़ वाली क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट के अंदर। तो उनका जवाब था ऋषभ पंत। ऋषभ पंत केम इन, हिट इट, कॉन्क्वर्ड, एवरीथिंग उसने कर दिया जो करना चाहिए था। ऋषभ पंत इज द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। आए, ठोके, कूदे, फाने, जो भी किया, बट रन बनाए। ऊपर से देखिए आप, 22 रन में यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, केएल राहुल 55 रन को बहुत अच्छे। केएल राहुल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए कि केएल राहुल एक ऐसा अहम कड़ी बन चुके हैं कि जब वो मैक्सिमम टाइम अभी इंग्लैंड में अच्छा खेल पा रहे हैं। कम से कम उन्होंने 2 पारियां ऐसी खेली हैं जो मैच डिफाइनिंग हो। एक सेंचुरी मारी उन्होंने, दूसरे तो उन्होंने हाफ सेंचुरी की लड़ी लगा दी। सो राहुल, केएल राहुल फैंटास्टिक। करुण नायर 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भाई ताबड़तोड़ खेलते हैं। उसके बाद बाउंड्री, सिक्सेस, जब उन्होंने उल्टे आड़े तिरछे शॉट खेलना, जो कि वही खेलते हैं, दुनिया जानती है ऋषभ पंत के बारे में। दुनिया ऋषभ के पंत के बारे में जानती है कि ऋषभ पंत ऐसा ही खेलते हैं। जब हम उनके कुछ कभी कभी जब वो शॉट सिलेक्शन गलत करते हैं तो हम उनको गाली, जैसे कि गावस्कर साहब ने कहा था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, और उसके बाद फर्स्ट टेस्ट में जब उन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी मारी तो कहा वाओ वाओ वाओ। दैट्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऋषभ पंत ऐसा ही खेलता है। और ऋषभ पंत आते ही इंग्लिश बॉलरों की जिस तरह की धुनाई की, जिस तरह उनको समझ में नहीं आया था, लंच के बाद रन रेट इतना ऊपर हो चुका था कि अब हम सोच सकते थे बैटिंग के, हम अब डिक्लेरेशन के सोच सकते थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा साथ दिया, 69 पे खेल रहे थे और अभी भी खेल रहे हैं। तो बॉस, आई थिंक प्रॉब्ली दिस वाज, ये आज में जब
हम एक टारगेट सेट कर रहे हैं और हमको सबसे बड़ी टाइम की बात है, हमको उनको टाइम नहीं देना है। ये जो है ना कि आप बैटिंग कर रहे हो, 69 रन बनाए हो, अभी और लंबा खींच के लेके जाना है, बट ऋषभ पंत का कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा और टेस्ट में इनकी कोई सानी नहीं है। ऋषभ पंत जो है, उनका जो स्ट्राइक रेट था, आप समझ सकते हो कि यार मतलब 112.06 का स्ट्राइक रेट है और 8 चौके और 3 छक्के। जिस तरह का विभत्स बैटिंग किया उन्होंने ऋषभ पंत ने। अब बैटिंग करते करते सभी लोग सोच रहे थे, भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन था, सिद्धू बोले, दीपदास गुप्ता बोले, इवन संजय मांजरेकर बोल रहे थे, दुनिया के सारे जो कमेंटेटर्स थे पैनल में बैठे थे, सबके पास एक ही $1 मिलियन क्वेश्चन था कि इंडिया अब डिक्लेयर कब करेगा, क्योंकि 500 रन हो चुके थे, लोग अब करे तब करे, अब करे तब करे। 150 रन सुमन गिल का हो गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन, यार अब इंडिया डिक्लेयर कब करेगा? क्या इंडिया ने लेट कर दिया? डिक्लेरेशन आया जब हमने 600 प्लस रन बना दिए, उसके बाद डिक्लेरेशन आया। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि डिड इंडिया डिक्लेयर देयर सेकेंड इनिंग एट द राइट टाइम और इट वाज टू लेट? ये क्वेश्चन सबने पूछा। अब पूछना तो भैया हमारा काम है, क्वेश्चन हमने पूछ दिया, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा था, और आप समझ जाओगे जो ब्रूक ने उनको उनके साथ मजाक किया, कुछ बैंटर्स की, यार हम तो इतना रन बना लेंगे, तो ऋषभ पंत ने कहा कि बॉस तुम्हारी आंख इतना दूर कर देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकोगे, और हुआ भी वैसा ही। और कहीं ना कहीं सब ये सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोच बैठा कि भैया ये बेवकूफ नहीं है जो कैप्टन है और ग्राउंड में है, कैप्टन और प्लस गंभीर कोच और पुराने बहुत सारे मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो बेवकूफ नहीं है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज अ ग्रेट मूव, इट वॉज ग्रेट मूव। कहने का मतलब ये है कि क्या इतने रन के बाद हमारे जो फाइनल डे में है, क्योंकि जैसे हमने उनको बैटिंग दी, उसके बाद उनके धराशायी हमारे जो आकाशदीप है, उन्होंने पहले 3 विकेट यूं चुटकियों में निपटा दिया उनके। उसके बाद हमने सोचा क्या हमारे बॉलर्स लास्ट डे विकेट ले पाएंगे, तो वही हमारी मूव थी कि हम इनको इतना कम समय देते हैं ताकि उसको catch-22 सिचुएशन में आ जाए कि हम जाएं या रोकें। अटैक करोगे तो इसमें अटैक करोगे तो भी आउट होगे। वो 100 में से 99% टाइम जो है आप हार जाओगे, 1% चांस है आपके कि आप जीत जाओगे। इस मैच में 2 ही रिजल्ट कंफर्म थे, या तो इंग्लैंड ड्रॉ करता या तो इंग्लैंड हारता, और दोनों ही में इंडिया वॉज सेफ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड 1-0 से जीत चुका है, जीत नहीं चुका सॉरी, 1-0 से आगे है, लीड कर रहा है सीरीज को, लेकिन बुमराह नेक्स्ट मैच में आ जाएंगे, सो सबको डर है कि लॉर्ड्स में बुमराह जी पेलेंगे इनको। अब ऐसी बात है कि अब लास्ट उनको टाइम नहीं देना है, ताकि वो खेलने जाएंगे तो इधर कुआं आगे कुआं पीछे खाई वाली बात होगी, catch-22 सिचुएशन जो मैंने कहा। बात और भी डाउटफुल हमारे को और भी था कि क्या सुंदर, रेड्डी और जड्डू सिराज और आकाशदीप को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहली इनिंग्स में ऑलरेडी सिराज ने 6 विकेट ले रखे थे, आकाशदीप ने 4 विकेट लिए थे। इस इनिंग्स में जरूरी था कि आकाशदीप और सिराज सारा दिन बॉल नहीं करने वाले, देन देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम हैज टू कम इन। क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सुंदर, जड्डू और रेड्डी क्या बॉलिंग करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे? दैट वाज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। और सभी के डाउट था कि क्या हमारे पास ऐसी बॉलिंग है जो कि 20 विकेट ले ले। हो चुकी है। मैं एक और प्लेयर की बात करूंगा जिसने कमबैक किया,
सबका कमबैक्स हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, कमबैक्स की स्टोरीज में आप सौरव गांगुली की कमबैक स्टोरी देख लीजिए, युवराज सिंह की कमबैक स्टोरी देख लीजिए, मोहम्मद सिराज की कमबैक स्टोरी देख लीजिए, बुमराह की कमबैक स्टोरी देख लीजिए। लेकिन करुण नायर एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में उसके कमबैक्स, उसके जो 300 रन से ज़्यादा उनके कमबैक की बात चल रही थी। उन्होंने इस तरह परफॉर्म किया था डोमेस्टिक सर्किट में कि लोग सोच रहे थे कि क्या करुण नायर को मौका नहीं मिलना चाहिए। जिस बंदे ने इतने रन का पहाड़ बना दिया, अंबार बना दिया, इतना मजबूर कर दिया बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को कि उन्हें ले जाना पड़ा। लेकिन करुण नायर के परफॉर्मेंस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि करुण नायर अगले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उनके जो आंकड़े हैं दोस्तों, 0, 20, 31, 26, पहले में 0 थे, 20, 31, 26, और बहुत ही मेगर है, बहुत मुश्किल लग रहा है। यदि करुण नायर का फ्यूचर क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें तो भैया इतनी मेहनत करके ये बंदा आया हुआ है, जिसने और एक टाइम क्रिकेट से रिक्वेस्ट की थी, ओ क्रिकेट गिव मी अ चांस। उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया एंड सेलेक्टर्स हैव गिवन अ गुड चांस एट ऑल। उन्होंने बहुत अच्छा चांस दिया उसको। लेकिन अब करुण नायर के ऊपर है कि करुण नायर इस चांस को कैसे गवाते हैं या इसको ग्रैब करते हैं। मुझे लगता है यार टीम जीत रही है तो प्लीज गिव हिम मोर अपॉर्चुनिटी। करुण नायर को थोड़ा और मौका, लॉर्ड्स भी खिलाओ और बाकी जो है, ताकि प्लेयर के अंदर मलाल ना रहे कि भैया मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि इंडियन क्रिकेट ने ऑलरेडी मौका दिया हुआ है बहुत लोगों को। आई रिक्वेस्ट, मेरी जाती राय है कि करुण नायर शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यदि मौका नहीं दोगे तो खिलाओगे, हो सकता है किस्मत है यार। मैं बोलता हूँ ना, बॉलर तो के पास तो 6 बॉल है बैट्समैन को आउट करने के लिए, और बैट्समैन के पास 1 बॉल है आउट होने के लिए। सो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अबाउट आकाशदीप, आकाशदीप एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आए, और आकाशदीप की जिंदगी, यदि आकाशदीप सपोर्ट सिस्टम में नहीं आते तो आकाशदीप, सबने सोचा था कि बुमराह सेकंड टेस्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बहुत लोग मीडिया में बात चल रही थी कि सेकंड टेस्ट बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन बुमराह नहीं खेले, उसकी जगह पे आकाशदीप को लिया गया। और आकाशदीप ने क्या रिटर्न दिया, क्या रिटर्न दिया, क्या बॉल किया उसने, सिराज को सपोर्ट करके 407 रन के अंदर इंग्लैंड को धराशायी कर दिया, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं थी। सिराज एक तरफ, दूसरी तरफ आकाशदीप 4 विकेट लेते हैं, और सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड को डेंट देने में भी उनका सबसे बड़ा योगदान था। आप समझ सकते हैं कि पहले के 2 विकेट उन्होंने इमीडिएटली लेकर इंडिया को कमबैक करा दिया। तो आकाशदीप, वेल डन ब्रो, एंड होपफुली हम ये टेस्ट जीतेंगे। और जब मैं अगला वीडियो आपसे बना रहा हूँ तो फिर हम जस्ट इस आकाशदीप के बारे में एक वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों। यदि आप मेरे वीडियो पे मिले, क्या मौसम है, अरे यार क्या चल क्या रहा है, मतलब उफ, मौसम इतना ठंडा है दोस्तों कि क्या कहें। और आप लोगों के साथ बात करने में मज़ा ही कुछ और है। आई सीरियसली मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि अब हम लास्ट डे में 7 विकेट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बट उम्मीद यही है कि यार इंडिया जीतेगी। 5वां दिन हम जब विकेट, आपको फिर बधाई दे रहे होंगे कि वेल डन इंडिया, वेल डन, हम सब खुशियां मनाते हुए मिलेंगे आपको। थैंक यू सो